Good evening, student. Today we are just going to discuss the important part of your kinematics, which contain projectile. And before going to the projectile, we have to have some basic information about motion with uniform acceleration in plane. क्योंकि इससे पहले आप वन डायमेंशन पढ़ चुके हैं, मोशन along वन डायमेंशन. अब हम पढ़ रहे हैं मोशन जो है आपका प्लेन में कैसा होगा. तो प्रोजेक्टाइल करने से पहले, क्योंकि प्रोजेक्टाइल करने से पहले कुछ इक्वेशन हमारी आने वाली हैं, तो हम उससे पहले ये वाली चीज करना स्टार्ट करेंगे. तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या चीज करना स्टार्ट कर रहे हैं. मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बड़ा आसान सा है, देखिएगा. मैं डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करूंगा. मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहां पर है. दिस इज द पोजीशन ए. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इस ए पॉइंट से मान लीजिए यहां पर टाइम कितना है, t1. यानी जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, क्लियर. और जब ये ए पॉइंट पे था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी. मैंने कितनी लिख दी, v1. इसकी क्या थी, वेलोसिटी थी. क्लियर, समझ पा रहे हैं. t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है. और अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी पोजीशन वेक्टर की बात करूं, वो बाद में डिस्कस करूंगा. फिलहाल मान लीजिए ये बी पॉइंट पे चला जाता है. ये वाला बी पॉइंट हो गया आपका. कब, जब टाइम कितना हो जाता है, t2. और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2. अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इस वर्ड को आपने लिख लेना है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यानी एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्म रहेगा. अगर हम बात करें, ये आपका ओरिजिन है. इस ओरिजिन से ए पे अगर हम एक एरो लगा दे तो क्या देगा, पता है आप सभी को क्या देगा, वो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एट टाइम t1. तो मैं यहां पर बना रहा हूं, स्ट्रेट बनना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपके पास स्केल है, मेरे पास स्केल नहीं है. और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा. क्लियर. सिमिलरली b पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एट टाइम t2. मैंने लिख दिया r2. ये माने एजम्पशन ले ली है. क्लियर, ये एजम्पशन ले रहा हूं कि a जब था, a जो आपका पॉइंट है, a पॉइंट पे आपका जो ऑब्जेक्ट था, उसका पोजीशन वेक्टर r1 है एट टाइम t1. और उसी का जब वो b पॉइंट पे चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, r2 एट टाइम t2. और ये यहां पर देखें, अगर यहां से यहां तक ये क्या आ जाएगा आपका, a से b पे गया, यानी डिस्प्लेसमेंट आएगा ये आपका. ये हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर. तो आपको ध्यान देना है कि अगर हम बात करें यहां पर OA किसके बराबर है आपका, r1 वेक्टर के बराबर है. OB किसके बराबर है आपका, r2 वेक्टर के बराबर है. क्लियर हो रही है ये बात. और AB क्या है आपका. अब बात आती है AB वेक्टर कैसे निकालने. हालांकि जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन आपको लिखना है AB बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन OA प्लस AB इज इक्वल टू OB वेक्टर. तो AB वेक्टर किसके बराबर होगा आपका, वो होगा आपका OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A टू B. क्योंकि डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहां से नहीं गया. क्लियर, यहां से आपका ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया. आपका ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ था, यहां रखा हुआ था, और यहां से चलना स्टार्ट हुआ. या कह लीजिए कि यहां पर जब आपने पहली बार देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी. और जब चलना स्टार्ट किया तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, b. यानी एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट a से b पे चला है, लेकिन a पे अगर उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा. आर यू गेटिंग. ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. क्लियर. अब अगर बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है बच्चा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. क्लियर. डिवाइड बाय टाइम टेकन. ये तो आप सभी को पता है, टाइम टेकन. तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय t2 माइनस t1. क्लियर है यहां तक. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू a के ऊपर वेक्टर है t2 माइनस t1. ध्यान दीजिएगा, जब आप सोल्व करते हो तो आप t1 और t2 के ऊपर भी वेक्टर लगा देते हैं, पर ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो t1 है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. माय मीन टू से टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा. क्लियर. तो यहां से देखिए आप, v2 की वैल्यू कितनी आएगी, v2 इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2 माइनस t1. क्लियर ये चीज. यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे. यहां तक आने के बाद क्या जरूरी है कि ऐसा ही केस हो सकता है, कि प्लेन के अंदर ऐसा ही केस होगा. माय मीन टू से, मैं थोड़ा इसको रब कर रहा हूं,
यहां से रब करने के बाद एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कैरम बोर्ड है आपका, कैरम बोर्ड पे आपके पास स्ट्राइकर सॉरी यहां पर आपकी डिस्क पड़ी हुई है और डिस्क यहां से स्ट्राइकर ने हिट किया और सपोज ये यहां पर पहुंच जाती है। क्लियर? तो अगर इसकी पोजीशन देनी है तो ऐसे दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं ना ऐसी पोजीशन। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहां से, ऐसे ही इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्या हमेशा ऐसा ही केस होगा? आप कहेंगे सर और भी केस हो सकते हैं, तो मैं वो केस डिस्कस कर रहा हूं, तो उसी से इसकी हेल्प लेके मैं इस आर्टिकल को सोल्व करूंगा। मान लीजिए क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका यहां पर पड़ा हो सकता है ऐसा भी। अगर मान लो कैरम बोर्ड की बात ना करूं, क्योंकि कैरम बोर्ड में यहाँ पर होल होता है, अगर मान लो ऐसा कोई बॉक्स पड़ा हुआ है कि यहाँ पर हो सकता है और मैंने यहाँ से इसको हिट किया, तो इससे हिट किया मान लीजिए यहाँ पर पहुंच जाता है, हो सकता है ऐसा। तो आप कहेंगे सर ऐसा हो सकता है फर्श के ऊपर, यानी आपके कमरे के अंदर एक फुटबॉल कॉर्नर पे पड़ी है और आपने उसको क्लिक किया तो वो मूव करना स्टार्ट करेगी, आपने क्लिक किया उसको। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो आपका है इसकी पोजीशन किसके द्वारा दी जाएगी, आर नोट के द्वारा दी जाएगी। और ये क्या था आपका, इसकी पोजीशन किसके बराबर दी जाएगी, आर के बराबर दी जाएगी। माई मीन टू से जो आपका ये था, ये पॉइंट क्या था आपका ए और ये क्या था बी, तो हम ये कहेंगे जो आपका R1 है उसको मैं R नोट लिख सकता हूं और जो हमारा R2 था उसको मैं केवल R वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं, अगर ऐसा केस हुआ तो। क्लियर? क्लियर है ये बात? ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। सेकेंडली, जब स्टार्टिंग में वेलोसिटी यहां पर पड़ी है तो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जो v1 है वो किसके बराबर हो जाएगी, u वेक्टर के बराबर हो जाएगी, और v2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, v वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और यहां पर टाइम जो हमारा t1 था, t1 टाइम हमारा 0 हो जाएगा और t2 टाइम किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। तो नोट डाउन कीजिए, मैं इसको अभी चेंज करने वाला हूं, ये चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। मैं इस चीज को उठाऊंगा दोबारा से। हमारे पास यहां पर कितना आया था, v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर a वेक्टर इनटू में t1 माइनस t2 माइनस t1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर देखिए v2 किसके बराबर लिया मैंने, v वेक्टर के बराबर, और ये किसके बराबर लिया, u वेक्टर के बराबर, और ये आपका a हो गया और ये t माइनस 0 हो गया। आर यू गेटिंग दिस वन? मैंने इन चीजों को पुट किया बाय टेकिंग दिस स्पेशल केस, जो हमने कहा कि ऐसा केस भी हो सकता है। अब आपको नोट करना है, जो नोट करने वाली चीज है कि v जो है आपका, ये जो वेलोसिटी है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पे कितनी मानी है मैंने, v मानी है, v वेक्टर मानी है ना, तो v के दो कंपोनेंट नहीं होंगे, एक होगा vx और एक होगा vy। तो इसका मतलब v वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट कौन से होंगे, vxi कैप, vyj कैप। आर यू गेटिंग? सिमिलरली u के भी कंपोनेंट होंगे। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है तो ये तो है नहीं वन डायमेंशन है, ये किसमें है, टू डायमेंशन में है, तो टू डायमेंशन में इसके भी कंपोनेंट होंगे ux i कैप, uy j कैप। सिमिलरली a के भी कंपोनेंट होंगे, वो क्या होंगे आपके ax i कैप और ay j कैप। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों लिया, जब आप स्ट्रेट मोशन में चलते हो तो आपके पास या तो केवल x होगा या केवल y होगा या फिर केवल z होगा। आर यू गेटिंग? लेकिन अगर मान लीजिए एक छिपकली दीवार पे मूव कर रही है तो दीवार की डायमेंशन क्या होंगी, या तो xy होगी या फिर yz होगी या फिर वो zx होगी। अगर उसकी दो आपकी डायरेक्शन है तो इट मींस अगर उसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है वॉल पे, तो डेफिनेटली उसके टू कंपोनेंट होंगे। चाहे वो एक्सेलरेशन हो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, चाहे उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, चाहे उसकी फाइनल वेलोसिटी है उसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। तो सिमिलरली आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, vxi कैप, vyj कैप, यहां से आएगा आपका uxi कैप, uy j कैप, और यहां पर हमारे पास आएगा axi कैप, ay j कैप, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका t आ जाएगा। अब ये देखिए ये इक्वेशन बन जाती है आपकी। इस इक्वेशन की अगर बात करें, ये इक्वेशन आपकी फाइनली ट्रू कब होगी, क्या सोच सकते हैं ये इक्वेशन फाइनली ट्रू कब होगी? ये ट्रू तब होगी जब लेफ्ट हैंड साइड के कंपोनेंट्स यानी i के कोफिशिएंट्स बराबर होंगे राइट हैंड साइड के i के कोफिशिएंट के। क्लियर? माय मीन टू से कि जो i के कोफिशिएंट है दोनों साइड पे जब बराबर होंगे तभी ऐसा होगा। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स, हमने क्या ले लिया, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स किस किस के, i वेक्टर एंड j वेक्टर। तो हमारे पास कितना आएगा, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू में t, यही आएगा। सिमिलरली v के कितने आएंगे, vy इज इक्वल टू uy
प्लस ए वाई टी, ये आपके कंपोनेंट्स आते हैं। ये प्लेन की इक्वेशन है, इस प्लेन की इक्वेशन को हमने किसमें तोड़ दिया, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं हम एक्सप्रेशन फॉर दी डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि एवरेज जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, r2 माइनस r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। आपका डायग्राम पहले वाला ही रहेगा, पहले वाले दो डायग्राम को हमने ध्यान रखना है, उन्हीं डायग्राम से आपको शो कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो रही है। यहां से आपके पास कितना आएगा, r2 माइनस r1 दैट इज इक्वल टू v एवरेज, और यहां पर कितना आएगा, t2 माइनस t1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, क्लियर हो रही है। ये क्या चीज आपके डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी नॉट द स्पीड हियर। तो आपको याद रखना है r2 माइनस r1, यहां से हमारे पास कितना आएगा, r2 इज इक्वल टू r1 प्लस v एवरेज, और यहां पर कितना आएगा, t2 माइनस t1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके बाद क्या एवरेज का यही फार्मूला है? एवरेज का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी होता है और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 भी होता है, यानी अरिथमेटिकल मीन ऑफ द वेलोसिटी भी होता है। तो यहां पे हमें आपको याद रखना है कि v एवरेज जो है हमारे पास वो किसके बराबर होगा, v1 प्लस v2 वेक्टर डिवाइड बाय 2। ये भी आपका एक फार्मूला है। अब ये वाली जो वैल्यू है, मैंने स्टार लगा दिया, इस स्टार की वैल्यू मुझे यहां पर पुट करनी है। आर यू गेटिंग कि ये स्टार की वैल्यू मैंने यहां पुट करनी है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस v एवरेज। अब v एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, अब ध्यान से देखिएगा, मैं बड़े आराम से करना है, v1 प्लस v2 वेक्टर डिवाइड बाय 2। मैंने इसको क्लोज किया और इसके साथ में क्या लिखा, t2 माइनस t1। ठीक है, अब मैं फिर स्टार लगा रहा हूं v2 के ऊपर, क्लियर, v2 के ऊपर स्टार लगाया। अगेन ध्यान से देखिएगा, ये बिकॉज लिख दिया मैंने। यहां पर क्या है, v2 इज इक्वल टू क्या था, v वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस a वेक्टर t2 माइनस t1। क्लियर, ये इक्वेशन इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने पढ़ी थी v2 की वैल्यू। अब v2 की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, यहां पर कितना आएगा, r1 प्लस यहां पर v1, v2 की जगह पे कितना आएगा, v1 प्लस a वेक्टर t2 माइनस t1, क्लियर, और होल डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर t2 माइनस t1, क्लियर, ये बड़ी ब्रैकेट कर दी हमने, ये ऐसी। अब ये देखिए, ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और कंप्लीट एक ब्रैकेट है। ये जो t2 माइनस t1 है, ये t2 माइनस t1, अब थोड़ा सा स्टेप आगे करते हैं और अच्छे तरीके से, ये किसके बराबर हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस, अब देखिए ये v1 है, ये v1 और ये v1, कितना आ जाएगा, v1 प्लस v1 2v1 डिवाइड बाय 2, कितना बचेगा, v1 ही बचेगा ना, तो मैंने लिख दिया यहां पर v1। क्लियर है चीज, प्लस अब साथ में v1 प्लस v1 2v1 डिवाइड बाय 2, v1 बचेगा, इसके साथ ये वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1। ठीक है, क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है ये चीज। अब सिमिलरली ये है आपका a वेक्टर डिवाइड बाय 2 t2 माइनस t1, और ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर कितना आएगा, a वेक्टर डिवाइड बाय 2 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। क्लियर, नोट डाउन हो रहा है। अब यहां से हमारे पास किसके बराबर आएगा, r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस ये क्या है आपके पास, v1 वेक्टर, और यहां पर कितना, t2 माइनस t1 प्लस a वेक्टर डिवाइड बाय 2 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इजी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कंसेप्ट तो स्टार्टिंग का ही नहीं था जो हमने किया, बट कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा इस स्टेप को, ये वाला जो स्टेप है, इस चीज को ध्यान रखते हुए इस स्टेप पे आपको फोकस करना है। नोट कर लीजिए, ये वाला स्टेप जो है मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है। ये आपके अगर सही है तो ये गलत नहीं हो सकता। क्लियर, तो नोट डाउन करेंगे ताकि मैं रब करूं और ऊपर से दोबारा स्टार्ट करूं इसको। अब देखिए, अब हमारे पास जो इक्वेशन हमारी आई थी, अगेन टेकिंग द सेम केस, v1 इज इक्वल टू u लेना है हमें। t1 को, जो हमारा t1 है उसको 0 मान लेंगे, यानी ओरिजिनल टाइम मान लेंगे। t2 जो आपका है उसको t के बराबर लेंगे, और r2 इज इक्वल टू r, वही स्पेशल केस यानी सेकंड डायग्राम जो इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये अबव इक्वेशन जो है, ये किसके बराबर आएगी, r इज इक्वल टू r नॉट प्लस u, और यहां पर कितना आ जाएगा,
t माइनस 0 प्लस a वेक्टर डिवाइड बाय दिस वन, और यहां पर आएगा t माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको अगेन फिर मैं लिखता हूं r वेक्टर इज इक्वल टू r नॉट प्लस u वेक्टर t प्लस a वेक्टर डिवाइड बाय t का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है ये बात? क्लियर है। अब क्या करना है हमें, जो हमें अब नोट करना है अगेन, ये r क्या है बेसिकली, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, एट टाइम t। ये क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी इन द स्टार्टिंग। u क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है बिकॉज r किसके बराबर आ जाएगा आपका x i कैप प्लस y j कैप। ये किसके बराबर आ जाएगा आपका x नॉट i कैप y नॉट j कैप। सिमिलरली a वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ax i कैप ay j कैप। तो वैल्यू पुट करते हैं और उसको हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये किसके बराबर आएगा, x i कैप y j कैप प्लस सॉरी इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा, x नॉट i कैप y नॉट j कैप, यहां से आपका ux i कैप uy j कैप इंटू में t आएगा आपका। क्लियर है ये बात? प्लस ax i कैप ay j कैप डिवाइड बाय 2 और ब्रैकेट में हमारा t स्क्वायर आएगा। क्लियर है ये चीज? अब हमें क्या करना है, इसके कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स, किसके, i कैप के और j कैप के। अगर मान लीजिए मैं i कैप के कंपेयर करता हूं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो देखिए क्या होने वाला है। मैं इधर ले लेता हूं, विजिबल होगा आप सभी के लिए। यहां पर देखिए x के कोफिशिएंट्स, सॉरी i के कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये वाली साइड में क्या है आपके x हैं, तो हमारे पास x है इज इक्वल टू, यहां पर क्या है i का x नोट, तो मैंने लिख दिया x नोट, साथ में कुछ नहीं है इसके। क्लियर? अब यहां पर क्या है ux प्लस ux, साथ में मल्टीप्लाई क्या है t है, t फिर प्लस है, फिर उसके बाद क्या है ax डिवाइड बाय 2, ax डिवाइड बाय 2, साथ में क्या आएगा t स्क्वायर। क्लियर? यहां से क्लियर हो रही है आपके पास? दिस इज द इक्वेशन, कौन सी, अलोंग द एक्स एक्सिस। ऐसी y क्या आएगी, y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस ए वाई अपॉन 2 टी स्क्वायर, और यहां से हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। तो यू आर गेटिंग दी पॉइंट्स कि हमारे पास क्या इक्वेशंस आई। दीज आर दी टू इक्वेशंस जो हमने प्लेन में पढ़ी है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन कंप्लीटली क्या है, दिस इज द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट under constant acceleration in a plane, not in single direction, not in y or not in x, it is both in xy, yz और zx। क्लियर? नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। क्या होता है प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल के बारे में हम समझेंगे आज। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसे आपने एक पत्थर को फेंका, मान लीजिए हमारे पास ये कीरिंग है, कीरिंग को मैंने ऐसे करके फेंका, तो अगर मान लीजिए किसी की आंखों पे पट्टी बंधी हो, तो वो तो ये सोचेगा ना कीरिंग कैसे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं, उसकी लाइफ में तो कभी रोशनी है ही नहीं थी। तो क्या होगा, उसके माइंड में होगा कि हमने जो कीरिंग फेंका बिल्कुल सीधा फेंका, तो वो सीधा ही जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, वो सीधा जाते जाते नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यानी ऐसे, ये कैसा पाथ होगा आपका, पैराबोलिक पाथ होगा। ऐसा मोशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर हो रही है? ऐसे मोशन को क्या बोल देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो इसके द्वारा पाथ ट्रेवल किया गया उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर फिजिक्स की लैंग्वेज में, ट्रेजेक्टरी। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कि जब भी हम किसी चीज को ऐसे करके फेंकते हैं, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट फेंकते हैं, ऐसे कोशिश तो ये रहती है कि सीधे जाए, लेकिन क्या होता है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। क्यों नीचे जाता है पता है आप सभी को? नीचे क्यों जाता है? क्योंकि नीचे का एक मैग्नेट है। मैग्नेट किसने दी? अर्थ ने दी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब हम उसको सीधा फेंकने की कोशिश करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो ये ऐसे चला जाता है। अगर मान लीजिए एक दीवार है, एक्स और वाई प्लेन है, और वहां पर आप खड़े हैं, पत्थर को आपने ऐसे फेंका, तो आपने फेंका एक्स डायरेक्शन में, लेकिन कैसे चला गया वो, एक्स और वाई दोनों में। तो इसका मतलब टू डायमेंशन वहां पर हुई। तो हमने लिखा व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि सीधा फेंका था, देन इट इज अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशन, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में जाएगा वो, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्या लिखा हमने? अंडर द इफेक्ट ऑफ
ग्रेविटी अलोन। एग्जाम्पल क्या लिखा हमने, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ अ ट्रेन, क्योंकि विंडो में से फेंकेंगे वो भी कैसे जाएगा, नीचे की तरफ पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा। एक चीज आपको जरूर ध्यान देनी है कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल को करते हैं, प्रोजेक्टाइल करते टाइम हमें कुछ अजम्पशंस को ध्यान में रखना है, क्लियर, यानी इन चीजों को हमें मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानते तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं सही हो सकती। क्यों नहीं सही हो सकती, क्योंकि इन चीजों को हम वहां पर इग्नोर मारने वाले हैं। तो पहला क्या है एजम्पशन कि देयर इज नो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। आपको पता होगा कि जब भी हम मूव करते हैं मोटरसाइकिल पे, हम बहुत ज्यादा तेजी से मोटरसाइकिल को चलाते हैं, तो अगर हम मान लो काफी लंबा ट्रेवल करते हैं फिर हम थक जाते हैं, लेकिन हमने क्या मोटरसाइकिल की पेडलिंग की नहीं की ना, इंजन ने किया वो तो सब कुछ, फिर भी हम थक जाते हैं। रीजन, हमारी बॉडी पे एयर क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, हम आगे की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन एयर जो है वो हमें पीछे की तरफ धकेल रही है, यानी हमें वहां पर मोटरसाइकिल पे क्या है, रेस्ट कंडीशन में रहना पड़ता है। इट मींस वी हैव टू डू सम वर्क। उसकी वजह से हमें क्या महसूस होती है, थकान महसूस होती है। तो इसका मतलब वो हमने क्या किया, एग्जिस्टेंस में एयर फ्रिक्शन क्या आपका एग्जिस्टेंस में है, तो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि एयर के कारण फ्रिक्शन है ही नहीं। ये एजम्पशन हमारी फर्स्ट एजम्पशन है। सेकंड एजम्पशन क्या है, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको पता है अर्थ भी घूम रही है और अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन भी हमने कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर नहीं करने वाले, क्लियर। जी की वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है वो आपकी क्या ले रहे हैं, फिक्स ले रहे हैं, यानी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी थ्रू आउट दी एक्सप्लेनेशन, वो चेंज नहीं हो रही, क्लियर। हम मान रहे हैं कि वो चेंज नहीं हो रही, हालांकि जी की वैल्यू विद हाइट और विद डेप्थ चेंज हो सकती है, पर हमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम इस चीज को फिक्स करने वाले हैं, क्लियर। तो नोट डाउन करेंगे इस चीज को। अब जो हम करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब क्या है कि एक पत्थर को हमें ऐसे करके फेंकना है, यानी आप छत पे खड़े हो, छत से आपने पत्थर को बिल्कुल स्ट्रेट फेंकना है, ऐसा कह सकते हो आप। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड पे खड़े हो तब भी आप फेंकोगे तो ऊंचाई तो होगी कुछ ना कुछ। तो मान लीजिए ऊंचाई मैंने ऐसे दिखा दी, ये वाई एक्सिस मान लिया मैंने, और मैं यहाँ पर पॉजिटिव मान रहा हूँ, इस वाई एक्सिस को भी ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर पॉजिटिव मान रहा हूँ और ये भी क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हालांकि नीचे की तरफ क्या होती है आपकी डायरेक्शन नेगेटिव होती है, पर मैं इसको क्या मान रहा हूं, पॉजिटिव मान रहा हूं, क्लियर। अब आप देखिए कि एक पत्थर को हमने u वेलोसिटी से फेंका हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कोई पर्सन जिसकी आईज नहीं है उसने पत्थर को फेंका तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सीधा जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो सीधा जाएगा, मतलब ये मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग सीधा जा रहा है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहां पर एयर नहीं है, यहां पर क्या है, एयर नहीं है। अगर एयर नहीं है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी, बताइए मुझे, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी? तो आप कहोगे नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पहला पॉइंट क्या आएगा, यू विल बी सेम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्लियर। ये चीज क्लियर होगी, यू क्या हो जाएगा आपका, सेम रहेगा। अगर u सेम रहेगा, माई मीन टू से, अगर मैं पॉइंट को इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है कहेंगे आप, u है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल क्या रहेगी, u रहेगी। और स्टार्टिंग में पत्थर फेंका कैसे आपने, स्ट्रेट फेंका ना, तो u ही आपका u जो है हमारा, u विल बी सेम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ux जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको क्लियर हो जाएगा, ux किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। माई मीन टू से ux का मतलब मैंने ux क्यों लिखा, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, u1 इज इक्वल टू u, u2 इज इक्वल टू u, u3 इज इक्वल टू u। समझ पाए आप, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आपसे कोई कहे एक्सेलरेशन क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारा क्या होगा, u2 माइनस u1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, या फिर u3 माइनस u2 डिवाइड बाय t3 माइनस t2। तो यहां पर ये भी, इसकी वैल्यू कितनी है u, इसकी वैल्यू कितनी है u, u माइनस u कितना आएगा, 0। तो क्लियर हो रही है आपको ये चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि वेलोसिटी अगर सेम है तो एक्सेलरेशन अलोंग दी हॉरिजॉन्टल क्या होगा, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल कितना होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं कि ax कितना होगा, 0 होगा, क्लियर। ये चीज नोट डाउन करनी है। अब बात करते हैं कि पत्थर जब हमने फेंका था वो बिल्कुल स्ट्रेट फेंका था अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, क्या पत्थर स्टार्टिंग में नीचे फेंका था, तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं नीचे फेंका, तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, uy कितना आएगा हमारे पास, 0। ये भी आपको नोट डाउन करनी है। कीजिए इसको नोट डाउन फटाफट से, रब करते हैं। क्लियर है, होप यू विल अंडरस्टैंड दी टॉपिक की क्या कहना चाहता हूं कि पत्थर हमने बिल्कुल सीधा फेंका तो केवल वेलोसिटी सीधी डायरेक्शन वाली तो होगी, क्या पत्थर अगर ऐसे फेंकते तो नीचे वाली होती, uy होती। अब uy तो हमने है ही नहीं, हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। और ये क्या चीज है आपका, ओरिजिन, दैट इज द ओरिजिन, क्लियर। अब आपको देखना है, मोशन लेते हैं हम, क्योंकि पत्थर जब आप फेंकते हो तो पत्थर धीरे धीरे यहां पर
आपका ऐसे जाना स्टार्ट होगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं? ये कैसा पाथ होगा? आपका पैराबोलिक पाथ होगा। तो पत्थर जब ऐसा जाएगा, इसका मतलब मान लीजिए किसी टाइम पे, यहां पर टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 0, और मान लीजिए कोई टाइम t, मान लीजिए किसी टाइम t पे यहां पर आपके पास टाइम कितना ले लिया मैंने, t, यहां पर कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया अलोंग हॉरिजॉन्टल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर हमें ड्रा करना पड़ेगा x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे। मान लीजिए ये आपका x हो जाएगा, मैं रब कर रहा हूं ये फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट, आपको पता चल चुका है अब ये। तो हमने मान लिया ये x होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल लेते हैं। पहले कौन सा लेंगे हम, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल की अगर बात करें तो हमारे पास कितना आएगा, x इज इक्वल टू x नॉट uxt प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। पता है ना आप सभी को, इससे पहले यही चीज हमने सोल्व की थी कि अगर x एक्सिस की बात करूं तो हमारे पास ये आएगा। अब आप ये देखिए x नोट कितना है यहाँ पर, सोचिए x नोट कितना है यहाँ पर, 0 नहीं है। आपके पास जो x नोट है वो कितना है, 0 है कि नहीं है x नोट, तो हमारे पास x नोट 0, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आएगा 0। ux कितना है आपके पास, u है, t है आपके पास, ax कितना है आपके पास, 0 है ना, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने सब कुछ 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा, x, यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, x बाय u। क्लियर ये चीज, x बाय u। दिस इज द मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल। यहां से हमें क्या निकला, ये टाइम निकला कि कितना टाइम लगा इस पॉइंट तक पहुंचने में। ये पॉइंट क्या मान लिया हमने, P पॉइंट मान लिया। P पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, थोड़ा और इसको एलैबोरेट करेंगे, वो कैसी होगी, ऐसे दिखेगी। ठीक है, हमने इसको मान लिया v वेक्टर। क्लियर। अब यहां पर आता है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, आपने लिख दिया। मोशन अलोंग वर्टिकल सोल्व करते हैं हम यहां पर क्या करते हैं, मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल। वर्टिकल में हमारे पास कितना आएगा, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस uit प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। क्लियर। और t की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, पहली किससे, t इज इक्वल टू x बाय u आई थी। क्लियर है, t इज इक्वल टू क्या आई थी, x बाय u। नोट डाउन करेंगे इस चीज को। अब y नोट भी कितना है, क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से किया हमने, y नोट भी कितना है हमारे पास, 0। ui क्या, हमने स्टार्टिंग में नीचे फेंका था पत्थर, तो नहीं फेंका था, ये भी कितना आएगा, 0। 1/2 ay। अब आपको सोचने वाली है एक्सेलरेशन ay कितना होगा, नीचे की तरफ क्या होगा आपका एक्सेलरेशन, कितना होगा, g होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखिए कितना होगा हमारे पास, g होगा, और यहां पर लिख दिया हमने t स्क्वायर। ये कितना लिख दिया, t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 1/2 g, और यहां पर t की वैल्यू कितनी थी, x बाय u का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा y। अब आप खुद सोचिए ये क्या चीज है, 1/2 कांस्टेंट। इसको भी हम कह चुके हैं कि g की वैल्यू कितनी ली हमने थ्रू आउट द मोशन, 9.8 u इनिशियल वेलोसिटी। एक बार आपने वेलोसिटी दे दी, क्या बार बार चेंज होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। और ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ किसकी है, पैराबोला। इसका मतलब ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। क्या है ये, पैराबोलिक पाथ है। तो ये क्या, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल अगर आपसे पूछा जाए कैसा है, पैराबोलिक इन नेचर। याद रखेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा है, पैराबोलिक इन नेचर। नोट डाउन करेंगे इसको, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो टाइम जिसके दौरान आपका प्रोजेक्टाइल यानी आपका स्टोन या आपकी जो भी चीज थी, जो भी ऑब्जेक्ट था, वो आपका एयर में रहता है। माई मीन टू से, जमीन जो आपकी दे रखी है यानी जो ग्राउंड दे रखा है, ग्राउंड सी पॉइंट से हल्का सा वो ऊपर हो जाए, वहां तक आपका कितना टाइम लगता है। क्लियर, समझ पा रहे हो, यानी ओ से पी तक गया, पी से सी तक गया, इसमें कितना टाइम लगेगा, दैट इज कंप्लीट टाइम। और कंप्लीट टाइम को हम यहाँ पर कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगेन दिस इज द प्रिकॉशन यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट, कि जो आपका कंप्लीट टाइम है उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। यानी ये वो टाइम है जिसमें आपका प्रोजेक्टाइल एयर में ही रहता है, यानी ग्राउंड को टच होने से बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा टाइम बचता है, उससे ऊपर तक का टाइम हम लेते हैं, यानी
O से P से C तक का टाइम। तो अगर हम बात करें O से ये हमने ले लिया O प्राइम, O से O प्राइम इज द वर्टिकल हाइट कि प्रोजेक्टाइल ने कितनी हाइट कवर की, तो O से O प्राइम आपका क्या है, हाइट h है। अगर हम ध्यान से देखें, अभी हमने नोट किया था कि O से P तक जाता है तो वर्टिकल हाइट कितनी है, y है, क्लियर ना, O से P तक तो y है, अगर O से O प्राइम तक जाएगी तो कितनी हो जाएगी, h। तो यहां पर हमारे पास y की जगह पे कितना आ जाएगा, आपका h आ जाएगा, ये कितना आएगा 0, ये भी आपका 0 है, यानी uy 0 है आपके पास, 1/2 ay कितना है आपके पास, g है, और t यानी यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा, कैपिटल t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास t किसके बराबर हो जाएगा, 2h/g अंडर दी रूट, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज द कंप्लीट टाइम। क्लियर, नोट डाउन कीजिएगा, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 2h हो जाएगा इज इक्वल टू gt स्क्वायर हो जाएगा, और t की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी, कीजिए नोट। अब आपका आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज नाम से आप समझिए, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस, कि जब पत्थर आपने फेंका तो वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे जाके गिरा, टी टाइम में, टी कौन सा टाइम, कैपिटल टी की बात कर रहा हूं मैं, यानी कंप्लीट टाइम की बात कर रहा हूं। तो आप देखिए, जब टाइम 0 था तो आपका पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट था, और जब टाइम कैपिटल टी होता है, यानी कैपिटल टी यहां पर आएगा तो यहां पर गिरता है। तो यहां पर पहले पार्टिकल आपका यहां पर था, यानी कहां पर था, ओ प्राइम पे था, ओ प्राइम से कितनी दूरी पे जाके गिरता है, वो सी पॉइंट तक, यानी ओ प्राइम से सी, ओ प्राइम से सी क्या आपका आर क्या आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, एक तरह से कह सकते हैं आपकी, इतनी दूरी पे ये गिरेगा। अब हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं स्मॉल टी की। इस टाइम के अंदर आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, ओ से यहां तक कितनी है आपकी, एक्स है। तो एक्स के कारण हमारी रेंज कितनी आई, एक्स के हमारी रेंज है दिस वन, तो इस एक्स की जगह पे हमारे पास कितना आएगा, आर आएगा, ये आपका 0 है, ये आपका u है, और यहां पर हमारे पास क्या है, t है। क्लियर, t को क्या लिखेंगे हम, कैपिटल t लिखेंगे, प्लस ये ax क्या है आपका, ax कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल कितना था, 0। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आएगी, ut आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और t की वैल्यू कितनी थी, 2h/g। तो ये क्या बन जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगा। नोट डाउन करेंगे, 2h/g, और साथ में क्या है, u है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। नोट डाउन कीजिए इसको भी फटाफट से। अब आपका आता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनी इंस्टेंट का मतलब किसी भी टाइम पे कैपिटल टी को छोड़ के इसके अलावा कहीं पर भी, मान लीजिए ये आपका क्या था, यहाँ पर टाइम कितना था, 0 था, और यहाँ पर आपका ग्राउंड में जब गिर जाता तो कितना टाइम होता था आपका, यहाँ पर सी पॉइंट पे कैपिटल टी, इसके बीच में कोई भी टाइम, मान लीजिए मैंने ये टाइम ले लिया, हो सकता है 1 सेकंड हो सकता है 2 सेकंड हो, और हो सकता है कुछ भी हो, तो मैंने मान लिया ये टाइम कितना है आपका, स्मॉल टी है। इस टाइम पे वेलोसिटी किससे दी जाएगी, टेंजेंट से दी जाएगी। आर यू गेटिंग, किससे दी जाएगी, टेंजेंट से दी जाएगी। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर लगा दिया। अब आप खुद सोचिए, जब ये पार्टिकल आपका इस पॉइंट पे आता है, यानी पी पॉइंट पे, इसको हमने क्या लिखा था, पी पॉइंट, ये पी पॉइंट था आपका, तो यहां पर इसके 2 कंपोनेंट होंगे, कैसे निकालेंगे, यहां पर आपने प्लस बना लेना है। अब प्लस बना लिया तो ये चीज ली आपने, और यहां पर 90 डिग्री से ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका Vx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Vy। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो Vx किसके बराबर होगा आपका, ध्यान से देखिए, ये आपकी इक्वेशन है, v = u + at होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर Vy किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, uy + ayt। ठीक है, 2 हमने बना लिया, v = ut से लिया हमने एक्सप्रेशन। ux किसके बराबर था, u के बराबर था क्या, नहीं, एक्सेलरेशन किसके बराबर था, 0 के बराबर, इंटू में t, 0 इंटू में t कर दिया तो आंसर कितना आएगा, u। आर यू गेटिंग, uy कितना था आपके पास, क्या स्टार्टिंग में पत्थर नीचे गिराया था, नहीं गिराया था, तो वेलोसिटी कितनी, 0, और ये कितनी हो जाएगी, g, और ये t। तो हमारे पास क्या हुआ, vx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, uy, vy की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, gt आई। ठीक है, अब आप ये देखिए कि these are the 2 vectors basically, vy और vx along the horizontal direction, along the vertical direction, 2 हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं, अगर इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या लगाओगे आप, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पता है ना आप सभी को, पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, वो किसके बराबर होगा, vx² vy² 2vx vy cos of 90। क्लियर, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो किसके बराबर आएगा, vx²
और ये आएगा Vy², Vx किसके बराबर है u के, और ये gt के बराबर था तो g²t² अंडर दी रूट। ये क्या बन जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा क्या बन गया, मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, आपको याद होना चाहिए, वहां पर हमने एंगल क्या दिया था, बीटा या अल्फा लिया था। तो मर्जी आपकी जो मर्जी ले लें। मान लीजिए मैंने एंगल ले लिया ये बीटा, किसने बनाया है बीटा एंगल, पता है आप सभी को किसने बनाया है एंगल, ये रिजल्टेंट ने बनाया, यानी v वेक्टर ने बनाया, किसके साथ, अलोंग दी x डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंपोनेंट vx। तो टेंजेंट बीटा याद होगा आप सभी को, टेंजेंट बीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आप सोचिए, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, कंप्लीट करूं पैरेललोग्राम को, तो ये क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये किसके बराबर है, देखिए ये किसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन किसके बराबर है, इसके बराबर है। और ये क्या चीज है आपके पास, Vy बेस, बेस क्या हो जाएगा आपका, ये वाली, ये किसके बराबर है, Vx के बराबर है। तो ये लिख लिया हमने Vx, तो Vy किसके बराबर था आपके पास, Gt, और Vx किसके बराबर था, u के बराबर था। तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स Gt डिवाइड बाय u, किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स Gt डिवाइड बाय u। क्लियर। तो दीज आर द कंसेप्ट गिवन बाय द प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके बेस पे काफी सारे न्यूमेरिकल, काफी सारे कंसेप्चुअल्स हैं। होप दैट यू विल जस्ट डू द न्यूमेरिकल्स एज वेल एज द कंसेप्चुअल फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। थैंक यू वेरी मच।